नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में आज हम पढ़ेंगे मानक। तो मानक क्या होते हैं? तो देखिए, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया, उसमें कुछ मानक मापदंड होंगे, वो निर्धारित होंगे। जैसे कि भाई 100 नंबर का कोई टेस्ट है और उसमें जो विद्यार्थी 45 से लेकर 65 नंबर लेके आ रहा है वो सामान्य बालक है। कैसा बालक है? सामान्य। जो 65 से 75 लेके आ रहा है तो वो उससे आगे थोड़ा तीव्र बुद्धि का मान लो उनको। और जो 35 से लेकर 45 तक है तो उनको थोड़ा सा निर्बल बुद्धि का मान लो। ठीक है। तो ऐसे किसी ना किसी परीक्षण में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ मापदंड हमेशा आपको तय मिलेंगे और किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये मापदंड निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। इनको बोलते हैं मानक मापदंड या मानक मापदंड या सिर्फ मानक या सिर्फ मापदंड भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मानक अत्यंत आवश्यक है। स्टैंडर्ड निर्धारित करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है विद्यार्थियों। और किसी भी परीक्षण के साथ एक मैनुअल तैयार किया जाता है। मैनुअल वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया ना, औसत और तीव्र निर्बल बुद्धि वाला वो। और उस मैनुअल में परीक्षण की सामान्य जानकारी के अतिरिक्त परीक्षण के मानकों का भी उल्लेख किया जाता है। ये जो मानक होते हैं ना, मैंने बताया निर्बल बुद्धि वाले, वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए होते हैं। साथ ही परीक्षण की सामान्य जानकारी भी होती है कि भाई पहले कोई लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद मौखिक ली जाएगी वगैरह वगैरह। उसके जो शरीर के हाव भाव देखे जाएंगे, वो उन सब के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है कि भाई हम परीक्षण लेंगे कैसे, तो उस परीक्षण की सामान्य जानकारी और उसके अतिरिक्त जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके बारे में भी उसमें क्या होता है, उल्लेख होता है। ठीक है। अब देखो, सामान्यतया एक परीक्षण की वैधता विश्वसनीयता जांच लेने के बाद हम उसकी वैधता जांच लें और विश्वसनीयता जांच लें किसी भी परीक्षण की। तो वैधता से मतलब होता है, जैसे आप कोई परीक्षण बना रहे हो बुद्धि के लिए और उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे बुद्धि से ही रिलेटेड है, मतलब उनसे बुद्धि के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, वैध कहते हैं। ठीक है। और विश्वसनीयता, तो कोई परीक्षण विश्वसनीय कब कहलाता है? जब उसका हम बार बार रिपीटेशन करने पर भी परिणाम समान आए तो उसको बोलते हैं विश्वसनीय। और यदि कोई परीक्षण को हम जैसे बुद्धि मापने के लिए बनाए और वो बुद्धि के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उस परीक्षण से बुद्धि के बारे में ही जानकारी मिलती है, तो उसे बोलते हैं वैध। ठीक है। तो एक परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता जांच लेने के बाद उस परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाता है। बड़े प्रतिदर्श मतलब, प्रतिदर्श का मतलब होता है नमूना। ठीक है। मतलब एक तरीके से एक बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करते हैं। पहले उसकी छोटी सी टेस्टिंग करके कि भाई वैध है, विश्वसनीय है, तो चेक कर लिया। उसके बाद में बड़े पैमाने पर उस परीक्षण को लागू किया जाता है। ठीक है। और उस बड़े पैमाने द्वारा प्राप्त अंकों से मानकीकृत अंकों को प्राप्त किया जाता है। तो पहले वो बड़े स्तर पर उस टेस्ट को लेते हैं और उस टेस्ट में जो नंबर आए उन नंबरों के आधार पर हम मानकीकृत अंकों को प्राप्त किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि भाई अब इस हिसाब से ये जो टेस्ट लिए उसमें इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे मापदंड के अकॉर्डिंग कहाँ फिट बैठ रहा है, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। और इन मानकीकृत अंकों की सहायता से उस परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या हेतु श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। ये सारी कथा वही है जो मैंने बताई, निर्बल, मंद वगैरह, ये सब उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब आगे विधि आती है केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि क्या है? ये एक, इसको ऐसे बोल सकते हैं व्यक्ति इतिहास मिति विधि। पढ़ी ना आपने, व्यक्ति इतिहास विधि, ऐसे लिख दो, व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है। तो व्यक्ति इतिहास विधि से क्या आशय आपका कि भाई नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। तो इसको यहां पर समझते हैं एक बार के लिए, केस अध्ययन विधि को। केस अध्ययन विधि, ठीक है। तो इसको व्यक्ति इतिहास मिति विधि भी कहते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मतलब जो किसी चीज का निदान करते हैं, उपचार करते हैं। मतलब निदान का मतलब होता है अपन जैसे कारण वगैरह ढूंढ कर उस समस्या को हटा देते हैं, तो उसे निदान कहते हैं कि भाई इस चीज का हमने निदान कर लिया। तो जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा केस अध्ययन विधि उपयोग में ली जाती है, जो मनोवैज्ञानिक, मान लो कोई प्राणी है
उसके कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हटाने के लिए हम किसी को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो उसका मानसिक उपचार करेगा, तो उसे बोलते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक। तो वो लोग होते हैं वो केस अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात व्यक्ति इतिहास मिति विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि का। अब देखो, केस का अर्थ होता है कि मतलब व्यक्ति इतिहास मिति की नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति इतिहास इसका नाम आ गया, तो मतलब उस व्यक्ति का इतिहास चेक किया जाता है। केस का मतलब क्या है, केस का अर्थ है कि भाई कोई परिवार है उसका, या कोई विशिष्ट व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ, या कोई समूह है, उसके बारे में क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। केस मतलब परिवार, व्यक्ति, समूह, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कोई भी हो सकता है उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उसका इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्ति के इतिहास को लेकर इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो एक कोई बालक ऐसा आया जिसको मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अब उसको चेक किया, वो पानी से डरता 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 बहुत ज़्यादा डर रहा है, फिर हम उसको लेके आए मनोवैज्ञानिक के पास। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस व्यक्ति से रिलेटेड उसका इतिहास देखेगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, बातें कोता जाएगा कि भाई क्या हुआ, आपको पानी से डर कब लगता है, कब नहीं लगता है, पानी को आप कहाँ किस में डाला हुआ देखते हो तब डर लगता है। फिर उसे पूछेगा बचपन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब वो बताएगा बालक कि एक बार मैं 3-4 साल का था, तब मैं वहाँ पर पानी से मरते मरते बचा था। तो वहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट पकड़ में आया। फिर वो वहाँ से लेके आगे चलते 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 उस धीरे धीरे बातें पूछ ली सारी। उसके बाद में पानी से रिलेटेड जो बे वगैरह लगता है तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत उनको दवाइयाँ देगा और बताएगा कि भाई आप ऐसे ध्यान किया करो, ये वगैरह वगैरह। तो मतलब पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जानना और उसके बाद में उसका क्या करना, उपचार करना, यही केस अध्ययन विधि है। अर्थात व्यक्ति को पकड़ो, उसका इतिहास जानो और उस इतिहास में से खंगोलो, अपने काम की जो चीज़ें हैं उनको खंगालो और फिर उनका कर दो उपचार। ठीक है, तो केस अध्ययन विधि में एक विशिष्ट केस का अध्ययन किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर आपकी दिक्कत क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। और केस से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है, जैसे उसके स्वास्थ्य संबंधी, उसके विद्यालय से संबंधी, उसका कार्यस्थल, उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं, उसके परिवार में संबंध वगैरह कैसे हैं, तो किसी से भी रिलेटेड मतलब जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड उसमें क्या करेंगे, सारी सूचनाएं खंगालेंगे। उसके बाद में जितनी भी जो सूचनाएं होगी उनको एकत्र किया जाएगा और उनका गहन विश्लेषण किया जाएगा कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ हो सकती है। और फिर उसके जो केस से रिलेटेड जो समस्या होगी उसके कारणों का पता लगाया जाएगा और फिर कारणों के आधार पर ही उसका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। ये विधि अभी कई फील्ड में प्रयोग में ली जाती है, मुख्यतः शिक्षा मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मान लो आपके जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे हो और उसमें एक बच्चा है, तो वो क्या अचानक से क्या होने लगे, गुमसुम रहने लगे, तो फिर मतलब हम उसका जानकर उसको भाई विश्वास में लेकर उससे पूछें कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो इस प्रकार से हम उसके बारे में जान सकते हैं और उसके बाद में उसके जो भी कारण है उस कारण को हटाकर उसका निवारण भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और यदि किसी कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक है तो इस विधि द्वारा ऐसे बालकों की समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है ना, वो इसके अंतर्गत ही आता है, इस विधि के अंतर्गत ही आता है। और उन कारणों के आधार पर ही समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। अब भाई बालक कई तरीके के होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं, विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से किसी भी आधार पर कुछ क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो सामान्य बालकों से थोड़े विशिष्ट होने चाहिए, जैसे प्रतिभाशाली बालक, तो ये सामान्य बालकों से विशिष्ट है ना। और आपके सृजनात्मक बालक, तो ये आते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में। ठीक है, और सामान्य बालकों से भिन्न होने चाहिए, तो वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। और एक होते हैं समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक किसको बोलते हैं, कई सोचते हैं कि भाई वो शरीर से विकलांग होंगे, उनको बोलते होंगे ना। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो बौद्धिक रूप से, एक तो बौद्धिक रूप से और एक शारीरिक रूप से क्या होते हैं, पूर्णतया सामान्य होते हैं। उनके कोई दिक्कत नहीं होती है, एकदम क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। उनमें कोई भी शारीरिक और मानसिक विकार नहीं होता। उनके व्यवहार में समस्यात्मक प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती है। उनका जो व्यवहार होता है ना, उनके व्यवहार में दिक्कत होती है, उनको बोलते हैं समस्यात्मक बालक। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन अनुशासनहीन होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली वगैरह निकालते हैं, और विद्यालय समय के बीच में भाग जाने वाले बालक होते हैं। मतलब विद्यालय में बीच में ही क्या हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो ऐसे बालक होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं।
तो इनको एक बार नोट्स में पढ़ते हैं। केस अध्ययन विधि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। केस का अर्थ होता है परिवार, किसी विशिष्ट व्यक्ति, समूह के संबंध से होता है। केस अध्ययन विधि में एक विशिष्ट केस का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और केस से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, विद्यालय संबंधी, कार्यस्थल संबंधी, व्यक्तिगत सूचनाएं और पारिवारिक संबंधी आदि सूचनाएं क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है। ठीक है, और सभी सूचनाओं को एकत्र कर उनका क्या किया जाता है, गहन विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और केस की समस्या के कारणों का भी पता लगाया जाता है कि भाई इस केस में क्या क्या समस्या है, समस्या के रीजन क्या है, उनका क्या लगाया जाता है, इसमें पता लगाया जाता है। और समस्या के कारणों के आधार पर ही इसका क्या किया जाता है, उपचार भी किया जाता है वापस। और ये विधि शिक्षा मनोविज्ञान में भी काम में ली जाती है। ठीक है, ये मैंने बात बता दी। और यदि किसी कक्षा में समस्यात्मक बालक होते हैं तो इस विधि द्वारा ही ऐसे बालकों की समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है और उन कारणों के आधार पर ही बालक की समस्या का समाधान किया जाता है। विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से किसी भी आधार पर कुछ सामान्य या विशिष्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख लेना, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। ठीक है, और देखो समस्यात्मक बालक बौद्धिक व शारीरिक रूप से पूर्णतया सामान्य होते हैं, उनमें कोई भी शारीरिक और मानसिक विकार नहीं होता है, उनके व्यवहार में समस्यात्मक प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती है। मतलब शारीरिक रूप से ठीक है, बहुत मानसिक रूप से भी ठीक है, लेकिन उनके व्यवहार में दिक्कत है। तो ऐसे बालक कौन कौन से होते हैं, अनुशासनहीन बालक, चोरी करने वाले बालक, दूसरों को परेशान करने वाले बालक, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले बालक मतलब गाली गलौज करते हैं, और विद्यालय समय के बीच में भाग जाने वाले बालक भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब देखो, अब नेक्स्ट है समाज मिति विधि। देखो ये रही समाज मिति विधि। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, समाज मिति विधि क्या है। सोशियोमेट्री मेथड भी बोलते हैं इसको, समाज मिति विधि। तो समाज मिति विधि में क्या किया जाता है, इसका सर्वाधिक उपयोग तो किया जाता है सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में। मनोविज्ञान की एक शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, इसमें इस जो विधि का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो विद्यार्थी हैं उनमें आपसी संबंधों को समझने के लिए कि भाई कोई बालक है उसका अन्य बालकों के साथ कैसा व्यवहार है, ये समझने के लिए, इनके जो आपसी संबंध हैं उनको समझने के लिए इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। अभी बताऊंगा कैसे किया जाता है। इसमें समूह की जो पारस्परिक अंत्यक्रिया होती है उनको जाना जाता है। कैसे, मान लो आपकी क्लास में 6 बच्चे, 8 मान लो। अब इन 8 से पूछा जाएगा कि बताओ आपकी क्लास में सबसे ईमानदार कौन है। तो अपना पर्ची में एक नाम लिख के हमें दे दो, वो पर्ची गुप्त रखी जाएगी। तो मान लो यहाँ पर एक बेटा था नरेंद्र नाम का बालक, तो इन 8 में से 5 ने इसका नाम दे दिया, तो इसका मतलब ये ईमानदारी का गुण किसमें, इसमें। फिर पूछा गया कि आप 8 में से बताओ सबसे बदमाश कौन है, तो इनमें से 6 ने मान लो इस राजू का नाम दे दिया, तो राजू हो गए बदमाश। तो मतलब इनके आपसी संबंधों में कि भाई ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार इंटरलिंक्ड है। समाज मिति मतलब समाज में से ही उनको स्वयं को जानना। जैसे किसी गांव में जाते हैं और किसी लड़के के बारे में पूछना है, तो गली मोहल्ले के बाहर नुक्कड़ पर बैठे होते हैं, उनको वहाँ जाकर थोड़ी देर में थोड़ी सी बात छेड़ी और उसके बाद में जाना, तो फिर भाई और इसके आपसी संबंधों के बारे में भी पता चल जाता है कि भाई इसका व्यवहार वगैरह कैसे है। तो बस वही समाज मिति है, समझ गए। तो यहाँ पर समझिए समाज मिति विधि, इसका सर्वाधिक उपयोग है वो सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में करते हैं और किसी कक्षा के छात्रों के आपसी संबंधों को समझने के लिए ये उपयोगी है। और सामान्यतया ये विधि किसी समूह की अंत्यक्रिया या आपसी संबंधों को समझने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, अब आगे आती है लंबात्मक विधि या अनुदैर्ध्य विधि। तो ये क्या चीज है इसको समझिए। लंबात्मक विधि, लंबात्मक विधि ऑब्लिक अनुदैर्ध्य विधि, अनुदैर्ध्य विधि। तो इस विधि का क्या लॉजिक है, लंबात्मक विधि और अनुदैर्ध्य विधि, इस विधि का क्या लॉजिक है देखिए। तो लंबात्मक विधि किसको बोलते हैं कि भाई विकासात्मक मनोविज्ञान में ये काम में ली जाती है। पहले बात तो ये विधि, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है,
विकासात्मक मनोविज्ञान होता है जैसे जब से गर्भ में बच्चा मतलब वो भ्रूण विकसित हुआ तब से लेकर और जब तक मनुष्य की डेथ नहीं हो जाती है मान लो, तब तक का अध्ययन किया जाता है। ये सारा कुछ किसमें, विकासात्मक मनोविज्ञान में, मतलब प्रौढ़ावस्था तक सारा अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था तक वगैरह वगैरह आपने देखा होगा कि भी लास्ट में जाते ही मतलब बलिदान त्याग का भाव आ जाता है इंसान में वगैरह वगैरह। या मतलब पूरा का पूरा जो अध्ययन किया जाता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब विकासात्मक मनोविज्ञान में इस विधि को प्रयोग करते हैं। इसमें ऐसे प्रयोग करेंगे जैसे एक तरह के विकास का उसके दूसरे तरह के विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ये अध्ययन किया जाता है लंबात्मक विधि में। जैसे आपको जानना है कि माता पिता के व्यवहार का बालक के जो विकास होता है बालक का, उसके विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ हमको क्या करनी है, देखनी है। ये चीज़ हमको क्या करनी है, देखनी है कि भाई उसके विकास पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसे देखेंगे, पहले 0 से लेके 20 साल तक आपको 1000 बच्चों का क्या करना है, अध्ययन करना है। तब आप एक तो तरीका है कि भाई 0 से लेके 20 साल तक वेट करो और 20 साल तक 1000 बच्चों का अध्ययन करो कि उनके माता पिता का उनके साथ कैसा व्यवहार है और उनका व्यवहार है माता पिता का वो बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये चीज़ कौन कहती है, ये चीज़ कहती है लंबात्मक विधि, अनुदैर्ध्य विधि। हकीकत में ये बात कहती है 20 साल तक अध्ययन करो। तो 20 साल तक अध्ययन करेंगे तो सोचो कितना खर्च आएगा। बस वही चीज़ इसमें कि विकासात्मक मनोविज्ञान में ये विधि उपयोग में ली जाती है। इसमें विकासात्मक परिवर्तनों अर्थात विकास कैसे हो रहा है का अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्श का लंबे समय तक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये विधि अत्यधिक समय, धन व श्रम की मांग करती है कि भाई टाइम भी खूब लगता है, पैसा भी खूब लगता है और मेहनत भी क्या लगती है, खूब लगती है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखो जैसे 25 साल तक किन्हीं बालकों का अध्ययन करना, 25 साल तक किन्हीं बालकों का क्या करना, अध्ययन करना। और वर्तमान में इस पारंपरिक विधि के स्थान पर आधुनिक विधि अनुप्रस्थ काट विधि का उपयोग किया जाता है। तो भाई अनुप्रस्थ काट विधि में ऐसा क्या है, अनुप्रस्थ काट विधि में क्या किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि कहती है कि आपको 20 साल तक 0 से 20 तक का अध्ययन करना है। तो आप ऐसा क्यों करते हो, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे लो 250, 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चे लो 250 और 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चे लो आप 250 और 15 से 20 साल के टोटल बच्चे कितने हो गए, 1000। अब इनके ऊपर इनके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का आप क्या कर लो, अध्ययन कर लो। इससे आपको कम समय में आपका जो वांछित परिणाम है जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये होती है अनुप्रस्थ काट विधि। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। ये पीडीएफ है आज की क्लास की, पूरे जो आज की क्लास में पढ़ा वो सारा का सारा इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इस पीडीएफ को ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्लास को 2 बार देखिए, बिल्कुल आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना, फीडबैक ज़रूर देना ताकि हम भी अपने आप को अपडेट रख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।